लोग देख सकते हैं कि आज मैं फिर क्लास 8 के लिए लेके आया हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक का, है ना। बायोलॉजी का आपके एक टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ तक मैंने कल तक पढ़ा दिया था उसके बाद से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज मुझे पढ़ाना है आप लोगों को कहाँ से, तो आज मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, यहाँ आप लोग देख रहे हो सेप्स, बैक्टीरिया ऑक्योर्स इन फोर्सेप्स, है ना। इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ाना है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को कल जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था उसके बारे में आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट्स कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज आप और साथ में मैंने कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने अभी तक भेजा नहीं है। आप लोगों को चाहिए था कि होमवर्क भेज देने को, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। आज फिर मैं होमवर्क में क्वेश्चन आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। और कल मैंने आपको दिया था कहाँ तक क्वेश्चन, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। मैंने आपको दिया था 20 क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक, है ना। तो आज आप लोगों को उसके आगे बनाना है ना। आज आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज आप लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 40 तक, तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको वहाँ जहाँ से मुझे पढ़ाना है ना। तो आज आप लोग देखेंगे किसके बारे में, तो आज देखेंगे बैक्टीरिया के 4 शेप्स के बारे में, है ना। एक चीज मैं और सबों को आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बाबू, ये आपका जो है ये आपका बुक नहीं है, ठीक है। ये आपका बुक नहीं है बुआ, ये जो है आपका क्या है, तो ये है आपके लिए नोट्स। और इस नोट्स को आप लोगों को क्या करना है कि अपने कॉपी में लिखना है। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बैक्टीरिया के 4 शेप्स के बारे में, है ना। यहाँ से मुझे पढ़ाना है ना। कल मैंने आपको एल्गी वगैरह पढ़ा दिया था, आज मुझे पढ़ाना है क्या, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाना है। आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को अच्छे तरीके से, मैं आपको समझाते चलूंगा एक एक टॉपिक को। तो चलिए देखते शुरू कर लेते हैं। पहला जो है वो है लिखा हुआ रॉड शेप्ड और बैकेली, है ना। एग्जाम्पल में इचिचेरियासिया, है ना, कॉली, इसको बोलते हैं इचिचेरिया कॉली। इसको क्या बोलते हैं, इचिचेरिया कॉली, विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ये जो होते हैं हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते हैं। दे में ऑक्योर्स एंड सिंगल रॉड्स इन ई कॉली, इसको ई कॉली भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो होते हैं सिंगल रॉड शेप्ड में होते हैं। लैक्टोबैक्टीरियस सैल्मोनेला टाइफी विच काउजेज टाइफॉइड फीवर। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, सैल्मोनेला टाइफी एक नाम का एक जो होता है आपका बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण हम लोग को कौन सा बीमारी होता है, हम लोग को टाइफाइड फीवर होता है। These rods may form chains in Azotobacter, nitrogen fixing bacteria and Bacillus anthrax which causes anthrax। ये जो रॉड्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये चैन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर में होता है। ये एजोटोबैक्टर भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर है बैकिलस एंथ्रासिक्स, जिसके मुताबिक हम लोगों को एंथ्रैक्स नाम का बीमारी होता है। तो ये सारी बातें हैं। अगला है स्फेरिकल शेप्ड और कुकी, इसको कहा जाता है स्फेरिकल शेप्ड और कुकी कहा जाता है। इसको न्यूमोकॉकस कहा जाता है, इसको न्यूमोकॉकस कहा जाता है। दे में ऑक्यूर एज सिंगल सेल्ड कॉल्ड कुकी, इन पेयर्स कॉल्ड डिप्लो कुकी, इन चैन्स कॉल्ड स्ट्रेप्टो कुकी, और इन क्लस्टर कॉल्ड स्टाइफोलो कुकी, है ना। जब ये सिंगल सेल वाले होते हैं तो इनको सिर्फ कुकी कहा जाता है, पेयर में होते हैं तो इनको डिप्लो कुकी कहा जाता है, चैन में होते हैं तो स्ट्रेप्टो कुकी कहा जाता है, और क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं तो इनको स्टाइफिलो कुकी कहा जाता है। दे काउज बैक्टीरियल न्यूमोनिया, इनके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, तो इनके कारण हमारे शरीर में बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है। इसके बाद है स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरुला इन स्पाइरल शेप, है ना। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया या फिर जिसको स्पाइरुला भी कहा जाता है, ये स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। सम स्पाइरुला इनरिच द सॉइल, कुछ स्पाइरुला जो होते हैं सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगला है वाइब्रियस और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एक और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है वाइब्रस, ये कैसे होता है, तो ये होते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगला है एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में जानना, है ना। लिखा हुआ है द बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, है ना, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके होते हैं जिनका ग्रोथ जो होता है बगैर ऑक्सीजन के होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और एरोबिक बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जिसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। अब है यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को जानना। आप लोगों का स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ बाबू, है ना, हाईलाइट कर करके दिखा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम लोग शुरू कर लेते हैं यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना। यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया हाईलाइट हो चुका है आपके स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं।
लिखा हुआ है कि मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहला नंबर में जो लिखा हुआ बैक्टीरिया प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड चीज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द मिल्क सुगर लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है दही बनाने के दौरान जो होता है उसमें और चीज बनाने के दौरान उसमें दोनों में फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो सुगर मिल्क सुगर पाया जाता है जिसको लैक्टोज भी कहा जाता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। किसकी सहायता से? तो बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से करता है। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस विनेगर एंड वाइन्स। बैक्टीरिया क्या करता है कि फ्रूट जूसेस पे एक्ट करके वहां से उसको प्रोड्यूस कर देता है विनेगर और वाइन्स के फॉर्म में। इसके बाद लिखा हुआ आपका कि बैक्टीरिया एक्ट्स एज नेचुरल स्कैवेंजर सिंस दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट रैपिडली दे आर यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर्स। बैक्टीरिया जो होता है नेचुरल स्कैवेंजर के जैसा डिकम्पोजर जैसा बिहेव करता है और ये डिकम्पोजर क्या करता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को है ना बहुत तेजी से ये डिकम्पोज करता है और साथ में ये कंपोस्ट और मैन्योर का फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी जल्दी कर देता है। इसके बाद 4 नंबर पे जो लिखा हुआ है फाइबर्स फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स आर obtained by submerging stems in water for variable period. The fibers are acted upon by the bacteria growing in water and the fibers are set off free from the stem. They also help in tanning of leather. फाइबर जो होता है कुछ पर विशेष प्रकार का जो प्लांट्स होता है उसको जब आप लोग पानी में डुबा देते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए तब फाइबर पे एक्ट करता है बैक्टीरिया है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फाइबर जो होता है आपका स्टेम से फ्री होने लगता है और इसकी सहायता से साथ में आपका लेदर का टैनिंग भी किया जाता है। किसकी सहायता से? तो बैक्टीरिया की सहायता से। बाबू मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये आपका बुक नहीं है, ये एक नोट्स है और नोट्स में मैंने उन हर एक टॉपिक को लिखने का प्रयास किया है ना, जिसको मैं जान रहा था या जिसको मैं जानने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा नोट्स फुल्ली बनाया है। कहीं कहीं आपको बाबू लोग टाइप करने में मिस्टेकिंग दिखेगा है ना, आप लोग को कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड का स्पेलिंग जो है गलत हो, क्योंकि टाइप करने के दौरान जल्दीबाजी में करने के दौरान हो सके मुझसे माइनर मिस्टेकिंग हो गई होगी। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग डाउट अपना क्लियर कर लेंगे। अगला जो 5 नंबर में लिखा हुआ मीथेन गैस can be produced from agricultural as well as domestic waste and animal excreta with the help of bacteria. Methane gas is valuable fuel. मीथेन गैस का जो निर्माण होता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल करके? तो एनिमल एक्सक्रीटा का इस्तेमाल करके। और इस एनिमल एक्सक्रीटा को मीथेन गैस में कौन कन्वर्ट करता है? बायोगैस में कौन कन्वर्ट करता है? तो आपका करता है बैक्टीरिया। ये जो मीथेन गैस है ये बहुत ज्यादा आपका कीमती ईंधन होता है। 6 नंबर में जो लिखा हुआ है क्या कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल्स। देखिए यहाँ पे एनिमल्स का स्पेलिंग गलत है ना, आप लोग सुधार लेंगे। रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, शीप्स etc हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स thereby helping these animals to use grass as their staple food. बैक्टीरिया जो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, किसके? तो रूमिनेंट्स के इंटेस्टाइन के में प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट्स किसको कहा जाता है? तो वैसे जीव जंतु जो प्लांट के सेलुलोज को भोजन में खाते हैं तो उनके पेट में 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। और वैसे जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे में गाय है, भैंस है, भेड़ है, ये सब। तो इन सभी के पेट में क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और बैक्टीरिया प्रेजेंट होकर करता क्या है? तो सेलुलोज को पचाने का, डाइजेस्टिंग सेलुलोज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा डाइजेस्टिंग सेलुलोज है ना। ये क्या करता है कि सेलुलोज जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये सेलुलोज प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 7 नंबर में कि लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट एंड एजोबैक्टर सॉइल बैक्टीरिया एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे जिनका है राइजोबियम, या क्या करता है कि लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट्स में, नोड्यूल्स में, लेगुमिनियस प्लांट्स पल्सेस वाले को कहते हैं, और अगर उनके रूट्स में स्वेलिंग्स आता है ना, स्वेलिंग जैसा जो हिस्सा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? नोड्यूल्स कहते हैं। तो ये सब क्या करता है कि आपका एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके इस नाइट्रोजन को ये लोग कर देते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट, जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स कर लेता है। अब 8वां है बैक्टीरिया यूज टू मेक एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके कुछ एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जैसे में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। सम यूजफुल, अगला है जो है सम यूजफुल बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्रोड्यूस्ड विटामिन K2 एंड B5।
B5, बायोटीन एंड B12, है ना। कुछ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना, ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये जो होते हैं विटामिन के, B5, बायोटीन और B12 का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये था आपका क्या, तो यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग देख लेते हैं हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। आप लोगों का स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा होगा हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ नंबर 1 में कि बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट, एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, है ना, पोटैटो स्क्रैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन वगैरह वगैरह। लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के कारण प्लांट्स में बहुत सारे बीमारियां हो जाती है, जैसे में सिट्रस कैंकर, है ना, पोटैटो स्क्रैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इन सभी नामों की बीमारियां बैक्टीरिया के कारण पौधे में होते हैं। Diseases like cholera, diphtheria, plague, tetanus, typhoid, pneumonia, tuberculosis are caused due to bacteria in human beings and animals, है ना। कुछ बीमारी जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कौन कौन है, तो कॉलरा है, डिप्थेरिया है, प्लेग्यू है, टेटनस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सब बीमारियां जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण आपके ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स में हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है क्या कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट्स, etc. improperly canned food may have anaerobic bacteria sometimes which releases toxic substances causing a dangerous disease called botulism। लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के कारण हमारा भोजन खराब होता है, फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, मीट खराब हो जाते हैं। ये सभी काम भी बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। और कभी कभी जो कैंड फूड आता है अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से बंद हो, मतलब प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो, तो एरोबिक बैक्टीरिया उसमें जन्म ले लेता है, जिसके कारण एक बहुत जहरीला पदार्थ का निर्माण होता है और इसको खाने से एक बहुत जहरीला, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है लोगों को, जिसका नाम क्या है, बोटुलिज्म। अगला जो 4 नंबर में लिखा हुआ है, बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला और स्टाइफिलोकोकी काउजेज फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला है, स्टाइफिलोकोकी है, इसके कारण हम लोगों को फूड पॉइजनिंग नाम का बीमारी भी हो जाता है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं वायरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि वायरसेस आर मिनिट ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, साइजेज रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। वायरस जो होता है ये बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और इसका जो साइज होता है वो 0.015 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इस वायरस को देखने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होता है। दे लिव एंड ग्रो ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो होते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नहीं है, मतलब होस्ट का सहारा नहीं लिया, तो ये लीव नहीं करते, मतलब जीवित नहीं होते, ये डेड में काउंट होता है। लेकिन अगर इनको कोई होस्ट मिल जाए, इनको कोई बॉडी मिल जाए, तो उस बॉडी के अंदर ये अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे इनको प्लांट सेल मिल जाए या एनिमल सेल मिल जाए, और अगर इसमें ये चले गए तो ये जो होते हैं बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, इनके गुणों के बारे में जानना है। पहला नंबर में लिखा हुआ कि viruses have a variety of shapes. They may be hexagonal, spherical or rod shaped, polygonal, cubical, etc. वायरसेस का जो शेप होता है ये बहुत प्रकार का होता है, अनगिनत प्रकार का होता है ना। कहने का मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इसके बाद सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत सिंपल होता है, सामान्य सा होता है। दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म। इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, और साथ में सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। There is just a central core of RNA और DNA surrounded by a sheet of protein coat, है ना। लिखा हुआ है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कोर जो होता है आरएनए और डीएनए से घिरा हुआ होता है प्रोटीन कोट की सहायता से। This protein coat is made up of regularly lacked proteins unit called capsid। ये जो प्रोटीन कोट होता है ये हमेशा जो होता है प्रोटीन यूनिट से हमेशा लॉक्ड होता है, जिसके कारण इसको कैप्सिड भी कहा जाता है। 3 नंबर में कि दे आर नॉट फ्री लिविंग। ये जो होता है फ्री लिविंग नहीं होते, मतलब कहने का मतलब कि जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिलेगा, जब तक इनको कोई बॉडी नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद 4 नंबर पे आपका जो है कि दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द अदर लिविंग सेल, है ना। ये जो होते हैं अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे लिविंग सेल के या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर।
इसके बाद लिखा हुआ है क्या कि आउटसाइड ए लिविंग सिस्टम ए वायरस इज लाइक अ नॉन लिविंग सबस्टांस। अगर ये लिविंग सिस्टम के कहीं बाहर है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर नहीं है तो ये नॉन लिविंग सबस्टांस में कैलकुलेट किया जाता है। इट नाइदर रिस्पायर्स नॉर रिप्रोड्यूसेस आउटसाइड द होस्ट। अगर ये होस्ट के अंदर नहीं है तो नहीं ये श्वसन क्रिया करेगा और नहीं ये प्रजनन क्रिया करेगा। अब अगला लिखा हुआ है 6 नंबर में कि दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड लाइक सॉल्ट और शुगर इन ए बोतल। ये जो वायरसेस होते हैं इनको ठीक उसी प्रकार से स्टोर किया जा सकता है जिस तरीके से आप चीनी और नमक को अपने बोतल में स्टोर कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरसेस एज दे डू नॉट हैव अ मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। एंटीबायोटिक्स का जो होता है वायरसेस पे किसी प्रकार का भी कोई असर नहीं होता, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, कहने का मतलब जो इनका लाइफ प्रोसेस का जो क्रिएटिविटी होता है वो क्रिएटिविटी इनका खुद का होता ही नहीं है। अगला लिखा हुआ है कि वायरसेस फाउंड इन प्लांट्स आर नोन एज प्लांट्स वायरसेस। सिमिलरली दे आर कैटेगराइज्ड एज एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, है ना। ये जो होता है वायरसेस जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्लांट वायरसेस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनको बांट दिया गया है, एनिमल में तो एनिमल वायरसेस, बैक्टीरिया में तो बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेजेस भी कहा जाता है। इसके बाद है डिजीजेस काउजिंग वायरसेस। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वायरस के कारण बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। लिखा हुआ वायरसेस आर ऑलवेज पैरासिटिक एंड देयरफॉर काउज डिजीजेस इन देयर होस्ट। वायरसेस जो होते हैं हमेशा पैरासिटिक होते हैं जिसके कारण जो होता है जिस होस्ट के शरीर में ये एंट्री कर जाएगा उसमें जो है बीमारी हो जाएगा। लिखा हुआ मेनी ह्यूमन डिजीजेस लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिशल्स, पम्प्स, चिकन पॉक्स, रेबीज etc आर काउज्ड बाय वायरसेस। बहुत सारे जो होते हैं मानव प्रजाति में बहुत सारी बीमारियां वायरसेस के कारण होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, मिसल्स है, मम्प्स है, चिकन पॉक्स है, रेबीज है। ये सब बीमारियां जो होता है वायरसेस के कारण होता है। वन ऑफ द मोस्ट फैटल डिजीजेस काउज्ड बाय एन HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक सबसे बड़ा जो घातक बीमारी है जो वायरस का वो है क्या, तो वो है एड्स, है ना। इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, सुधार लेंगे आप लोग। कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। लिखा हुआ है कि इसके ये जो है ये सामान्य तौर पे फैलता कैसे है, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान फैलता है। फिर लिखा हुआ है कि टोबैको मोसैक वायरस TMV जिसको कहा जाता है ग्रोज इनसाइड द सेल्स ऑफ ए टोबैको प्लांट, है ना। इन कैटल FMDV फूट एंड माउथ डिजीजेज वायरस, है ना। FMDV ये जो होता है फूट और माउथ डिजीज होता है ना। ये सब सामान्य तौर पे ये मवेशियों में होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ पोलियो वायरस काउजेज पोलियोमोलिटिस जिसको पोलियो भी कहा जाता है। पोलियो नाम के वायरस से आपको पोलियो नाम का बीमारी भी होता है। तो आज आप लोगों को दिखाई दिया होगा इतना, है ना। आप लोगों को मैंने आज आपको पढ़ाया किसके बारे में, तो मैंने आज आपको पढ़ाया यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बताया और वायरस से होने वाले डिजीजेस के बारे में बताया। अब आप लोगों को करना क्या है कि अभी तुरंत स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देगा, है ना। ऐसे मैं PDF इसका आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। देखिए पेज नंबर जो है तो नहीं है इसमें, लेकिन 21 नंबर क्वेश्चन से लेके आपको इस 40 नंबर क्वेश्चन तक आपको बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे इसको रोक के रखता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। 21 से 34 अभी नजर आ रहा है और इसके बाद ये लीजिए 34 से लेकर आपको 40 तक नजर आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं 2 बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और नहीं तो मैं PDF आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा और आप लोग इसकी सहायता से आप लोग घर में अपने बैठकर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, होमवर्क को बना सकते हैं, फेयर कॉपी कर सकते हैं। जहां तक मैंने लिखवाया आपको वहां तक फेयर कॉपी करना है। करने के बाद आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है ना, ताकि कि मैं आप लोगों का भी मेहनत को देखते रहूं कि कौन बच्चे जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं और कौन से बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन मैं सुनाने वाला हूं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम के समय पुरस्कृत किया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप लोग में से जो बच्चे का होमवर्क मेरे पास सबसे अच्छे तरीके से आएगा उन बच्चों का नाम मैं रिकमेंड कर दूंगा प्रिंसिपल सर को और उस बच्चे को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, उन बच्चे को प्राइज मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहे, है ना। अपने दोस्तों को वीडियोस के बारे में बताते रहे, तो आप लोग अपनी सब्जेक्ट को पूरा करते रहे। आप लोग घर में रहेंगे, सूरज